two pith balls having a charge 3q and 2q are placed at a distance of a from each other, for what value of charge transfer from first ball to second ball force between the two balls becomes maximum. ओके, तो यहाँ पे आपको टू पीथ बॉल्स दिया है, ठीक है। एक पीथ बॉल के ऊपर चार्ज है 3q जितना, दूसरे के ऊपर है चार्ज 2q जितना। सपोज ये टू पीथ बॉल्स है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे 3q चार्ज है, यहाँ पे 2q चार्ज है। अभी एक पीथ बॉल के ऊपर से दूसरे पीथ बॉल के ऊपर चार्ज क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो आप कितना चार्ज ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है, कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो सपोज एज्यूम कर लेते कि सपोज x amount of charge is transferred from one ball to another ball. So force between these two balls F becomes maximum, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे दो बॉल में से अगर मैं यहाँ पे 3q में से x जितना चार्ज ट्रांसफ़र करता हूँ, ठीक है, तो एक चार्ज q1 3q के ऊपर जो था वो अब कितना बन जाएगा, 3q माइनस x जितना उसमें से निकल गया और उतना कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, ये 2q वाले में। सो q2 क्या होगा आपका, 2q प्लस x हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपकी q1 और q2 चार्जेस, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो यहाँ पे आपको दिया है, कितना है, स्मॉल a जितना, ठीक है। तो अभी आप फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फोर्स क्या होता है, एफ के q1 q2 बाई ए स्क्वायर जितना, ठीक है। तो चलो k एज इट इज़, q1 है आपका 3q माइनस एक्स, q2 दूसरे वाले के ऊपर चार्ज है अभी आपका 2q प्लस एक्स जितना और डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एज इट इज़ है। चलो तो फोर्स एफ का इक्वेशन क्या हुआ, के बाई ए स्क्वायर एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ पे क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। चलो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे कैसे करेंगे, 3q का 2q के साथ करेंगे तो क्या होगा, 6q स्क्वायर, ये हो गया 3qx प्लस 3qx, ये हो गया माइनस 2qx, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो के बाई ए स्क्वायर एज इट इज़ है, ये स्क्वायर यहाँ पे एक बार हमने लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6q स्क्वायर 3qs माइनस 2qx, कितना बचा, qx बचा प्लस qx माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया फोर्स। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या पूछा था कि कितना चार्ज ट्रांसफ़र करोगे कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होगा, मतलब ये फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर ये फोर्स मैक्सिमम है, ठीक है, तो हमें पता है मैक्सिमम मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व फॉर एफ टू बी मैक्सिमम वी कैन से फॉर एफ टू बी मैक्सिमम डी एफ बाई डी क्यू कितना होगा आपका, 0 होगा, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू क्यू उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे हम लोग एक्स जितना ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एक्स के कंपैरिजन में एक्स क्या है, डिस्टेंस नहीं है, चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे एक्स जो है वो चार्ज है, एक्स जितना चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एक्स के कंपैरिजन में एक्स के रिलेटिव हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना है डी एफ बाई डी एक्स, ओके। चलो सो डी बाई डी एक्स ऑफ के बाई ए स्क्वायर इंटू 6q स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखो के बाई ए स्क्वायर है आपका बाहर आ गया, क्या बचा साथ में, डी बाई डी एक्स करना है ये टर्म का, 6q स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। चलो सो नेक्स्ट के बाई ए स्क्वायर एज इट इज़ रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 6q है, वो देखो आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो q क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, तो ये कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0, प्लस ये देखो qx का कितना होगा, q कांस्टेंट, और डी बाई एक्स डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो गया 1, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ये एक्स स्क्वायर का करना है, अभी 2 आगे आएगा, तो ये हो गया 2x, फिर से ये x का करोगे तो 1 होगा, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू डी एफ बाई डी एक्स क्या होता है हमारा, 0 होता है, तो दैट इज इक्वल टू वी कैन से 0। तो यहाँ से देखो ये
क्यू इक्वल टू क्या, ये ज़ीरो है, तो आप देखो बाकी सब सामने की तरफ भेज दो कि ए बाई ए स्क्वायर सब ज़ीरो हो गया, तो क्या बचा आपके पास, ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू माइनस टू एक्स। ओके, सो देयरफॉर आई कैन से एक्स इज इक्वल टू क्यू बाई टू। मतलब मुझे यहाँ से यहाँ कितना चार्ज ट्रांसफ़र करना है, क्यू बाई टू जितना चार्ज ट्रांसफ़र करोगे तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ये दोनों चार्ज के बीच में, वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, two concentric spherical shells of radius a and 1.2a have charges plus q and minus 2q respectively. At what distance from centers potential will be same as that of center? Okay, so here two concentric shells of radius a and 1.2a are given. Suppose it is the first shell of radius a and the another shell of 1.2a. Over here question is at what distance from center potential will be same as that of center. Okay, so over here let at distance x, we are assuming that at distance x potential is same as that of center. Okay, so here we can say potential at a center is equal to potential at distance x, because over here we assume that at distance x potential is x is same as that of center. So potential at center we can say due to first sphere and due to second sphere having a charges q and minus 2q which is given in a problem. So potential at center is kq by a. Potential on the center of this second one is we can say minus 2kq by 1.2 a, as charge on it is minus 2, and that is equal to potential at distance x. So potential at distance x due to first one kq by x minus 2kq by x due to another one. Okay, so here you can see that kq can be common and cancel out over here. So in left hand side we are taking kq by common and the remaining term is 1 minus 2 by 1.2, and in the right hand side kq by x is common. Okay, so remaining term is 1 minus 2. Okay, over here kq by kq, this kq will be cancelled out. Okay, so over here you can see that 1 minus 2 divided by 1.2. So 1, if I am taking LCM over here, then it becomes 1.2 minus 2, which is minus 0.8 divided by 1.2. Okay, this a if goes to other side, then a by x, 1 minus 2 is minus 1, so over here minus a by x. Okay, so I can say x is equal to, you can see now minus minus becomes plus, and 0.8 divided by 1 by 2 cancel by 3 by 2 by 3. So x is equal to 3 by 2 a. So x is equal to, we can say 1.5 a. Okay, so option number B is a correct option. A conduction rod of length L rotates about its one end with an angular velocity omega. Potential difference between A and B is, here M and E are mass and charge of electron respectively. Okay, so here in this problem one rod is given. Okay, here total length of rod is small l. Okay, it is rotated about its one end. Okay, and this direction as shown in the figure about one end. Okay, we have to find potential difference between 2 points A and B. Okay, you can see that A is a midpoint of the rod. Over here this distance is L by 2, and one charge of, or you can say electron E is given over here in between this AB. Okay, so in this figure you have to change some things, that you have to draw electron over here. Okay, at this point. Okay, so as electron is between this A and B, so distance or remaining distance between AB is L by 2. So you can say distance of this electron from point A is L by 4. Okay,
So now when this rod is rotates with an angular velocity omega, this electrons also rotates in a circular path. Okay, in this circular path. So over here we can say force acting on it is, we have to find the force acting on that electron. Okay, and force acting on that electron we can say is a centripetal force. Okay, that's, we know that centripetal force is m omega square r, or you can say F is equal to mv square by r, where v is equal to r omega. So after putting value of v is equal to r omega over here, we will get F is equal to m omega square r. Okay, so m omega square over here, r is the radius of that electron. Okay, so you can see that this electron is rotating about its one end. Okay, so distance of a total radius, or you can say total radius of a circular path of electron is L by 2 plus L by 4. Okay, so it becomes a 3L by 4. After taking LCM, we can say R is equal to L by 2 plus L by 4. So after taking its LCM, we will get 3L by 4. Okay, 3L by 4. So centripetal force over here is a 3 by 4. We can say m omega square L. Okay. Next, if the force over here we can say in the electron is F. Okay, and if electric field is present in this between this 2 point A and B is capital E, then force is, we can say, E into E, because we know that F is equal to Q into E. Over here charge is electron, so E into E is equal to 3 by 4 m omega square L. Okay, so electric field present in between A and B is, we can say, 3 by 4 m omega square L by E. Okay, over here we have to find a potential difference. So if potential difference in between this 2 point is a VA minus VB, where potential at point A is VA and VB is potential at point B, then we know that potential difference over here is V is equal to ED. So E into distance between the 2 points. So electric field over here is 3 by 4 m omega square L by E, and distance between this 2 point A B is L by 2. So after simplifying we will get 3 by 8 m omega square L square by E. Okay, so it is the potential difference. So here I can say option number C is correct one. There is a dielectric rod between charges Q1 and Q2. If this rod is removed, then net force on Q1 is here. A dielectric rod is present between two charges. One charge is Q1 and the second charge is Q2, and it is one dielectric rod. Okay, we know that when dielectric is present, force in presence of dielectric, or you can say force in the medium, is 1 over k times force acting between the two charges in a vacuum. ओके, तो आपका फोर्स है वो 1/k टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, और k क्या होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मीडियम का. ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज Q1 के ऊपर मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है कि कैसे होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा. तो मेरे पास यहाँ पे Q1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये नहीं दिया है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो फोर्स आपको पता है क्या होगा, रिपल्सिव होगा. ठीक है, अगर Q2 नेगेटिव है तो आपका क्या होगा, फोर्स जो होगा वो एट्रैक्टिव होगा. ठीक है, इन दैट केस एक चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पे आपकी जो फोर्स है होगा, जो आंसर आएगा उसमें आगे नेगेटिव साइन भी रहेगा. ठीक है, जो आपका डायरेक्शन इंडिकेट करता है. तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मुझे Q1 और Q2 के जो नेचर है वो पता नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ओके, बिकॉज फोर्स ऑन चार्ज Q1 कैन बी इंक्रीज as well as decrease.
as is it depends on the nature of charge q1 as well as nature of charge q2. So here I can say option number D is correct, okay, which is the combination of option number A and B. So we can say this both increase and decrease can be possible depending on the nature of charges. Surface charge densities of two concentric spheres of radius r1 and r2 are plus sigma 1 and minus sigma 2. Suppose E1 is the field at distance r such that r1 is less than small r less than r2. Now if two spheres are connected by a thin wire, field at the same point is E2 where E2 by E1 is, okay. So over here in this problem, we have two spheres, okay, which are concentric, one of radius r1 and another of radius r2. Here at any point r, at this distance, let it be at a point P, and distance of that point P from the center of the two sphere is smaller. So here at point P, electric field is E1, okay, which is here we can say here for r1 less than r less than r2 at point P at distance r, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वो E1 है, ठीक है. देन आफ्टर E2 कौन सा फील्ड है? E2 कौन सा फील्ड है? अब यहाँ पे देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे पहले देख लेते हैं. इसकी सिग्मा 1 थी, ये माइनस सिग्मा 2 थी, ठीक है. तो सपोज इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q1 है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो कौन सा है? Q2. अभी जैसे कि इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, मतलब ये चार्ज जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है. अभी यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कौन सा है? जब ये दोनों स्फीयर को क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ वायर क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं. सपोज ये दोनों वायर से ये दोनों को अभी क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया. तो कनेक्ट करने पे क्या होगा? हमें पता है अकॉर्डिंग टू Van de Graaff generators principle that charge always flows from higher potential to lower potential. जो इनसाइड वाला है उसका पोटेंशियल गिनोगे तो क्या होगा? ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी रेडियस कम है. V क्या होता है? पोटेंशियल का इक्वेशन होता है KQ/R. तो जैसे ही आपका R कम होता है आपका पोटेंशियल क्या होता है? ज़्यादा होता है. तो आपका चार्ज है यहाँ पे देखो इनसाइड है वो Q1 है, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, आउटर वाले पे पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हियर पोटेंशियल एट स्फीयर 1 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट 2. सो चार्ज Q1 फ्लोस फ्रॉम स्फीयर 1 to 2. अभी 1 के ऊपर से ये चार्ज Q1 कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे आउटर सरफेस पे चला जाएगा. तो यहाँ पे जैसे आउटर सरफेस पे चला गया तो आपको पूछा है कि कनेक्ट होने के बाद, अभी कनेक्ट करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सा? E2 है. तो कनेक्ट करने के बाद सिचुएशन कैसी बनी? ये कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे टोटल चार्ज कहाँ पे डिपॉजिट हो गया? ऑन आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर 2 यहाँ पे आ जाएगा पूरा, ठीक है. इनसाइड कोई चार्ज नहीं है तो इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी ये पॉइंट पे कनेक्ट करने के बाद ये पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सा? E2 है, ठीक है. तो कनेक्ट करने के बाद देखो चार्ज तो पूरा आउटर सरफेस पे चला गया है. तो जैसे ये आउटर सरफेस पे चला गया तो उसकी वजह से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0. सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P which is E2 after connecting this two sphere is 0. अब आपका E2 0 है तो आपका E2 by E1 का जो रेशियो है वो भी कितना होगा? 0 होगा. तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर C क्या है? करेक्ट है. Electric field between the plates of a parallel plate capacitor is 2 Newton per coulomb and charge on the two plates are 10 coulomb and 3 coulomb. Then force on one of the plates is, okay, so over here parallel plate capacitor is given, okay. और ये parallel plates जो है एक के ऊपर चार्ज Q1 आपको दिया है 10 coulomb, दूसरे के ऊपर Q2 है 3 कूलम. और यहाँ पे इन बिटवीन की टू प्लेट्स जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो आपको कितना है?
2 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 2 न्यूटन पर कूलम। तो अभी यहाँ पे कोई भी एक सेंटर पे कोई भी एक पॉइंट पे हमें पता है, वैसे तो एक सिंगल प्लेट के लिए चैप्टर 1 में गॉसियस लॉ की एप्लीकेशन जो थी सेकंड, उसमें हमें डिराइव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो ये चार्ज Q1 है, ये वाली पॉजिटिव प्लेट है, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही है इसके ऊपर भी। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ये डायरेक्शन में होगा और ये पॉजिटिव उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। अभी आप देखो ये चार्ज ज़्यादा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे E क्या लिख सकते हैं हम लोग, E1 माइनस E2 जितना होगा, ठीक है। अभी देखो E1 का इक्वेशन, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग सिग्मा 1 लिख सकते हैं, इसकी ले लेते हैं सिग्मा 2, ठीक है। तो E क्या होगा, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन 0, E2 क्या होगा, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा 1 लिख सकते हैं, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसको लिख सकते हैं Q1 बाई 2 एप्सिलॉन 0 ए, इसको लिख सकते हैं Q2 बाई 2 एप्सिलॉन 0 ए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग 1 ओवर एप्सिलॉन 0 ए कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो क्या बचा, Q1 बाई 2, Q1 की वैल्यू है 10, मतलब 10 बाई 2 माइनस यहाँ पे कितना बचा, Q2 बाई 2, Q2 है आपका 3, मतलब यहाँ पे बचा 3 बाई 2, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 7 बाई 2, 1 ओवर एप्सिलॉन 0 ए, and that is equal to net electric field. We know the net electric field is 2, okay, 2 Newton per coulomb, which is given over here in this problem. तो ये यहाँ से मैं 1 ओवर एप्सिलॉन 0 ए में यहाँ से लिख सकता हूँ कि ये 1 ओवर एप्सिलॉन 0 ए कितना होगा आपका 4/7, ठीक है। ये आपका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हो गया जिसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं कि मुझे यहाँ से क्या मिला, 1 ओवर 4 एप्सिलॉन 0 की ए की वैल्यू मिली जो कितनी है 4/7 जितनी है, ठीक है। चलो अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स ऑन एनी वन प्लेट। तो फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू फर्स्ट फाइंड आउट करें तो कितना होगा, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू ई होता है। तो सेकेंड के ऊपर फाइंड आउट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, फर्स्ट का। So force on charge Q2 means force on second plate due to electric field of first plate. तो Q2 इंटू E1 होगा आपका, ठीक है। तो आपका Q2 यहाँ पे कितना है, आपको Q2 दिया है 3 है, चलो बाद में वैल्यू रखते हैं। तो ये पहले Q2 E1 रख देते हैं पहले। E1 क्या है मेरा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 विच इज Q1 बाई 2 एप्सिलॉन 0 है, तो ये हो गया Q1 बाई 2 एप्सिलॉन 0 ए। तो ये आपका क्या है, Q1 Q2 बाई 2 एप्सिलॉन 0 ए है, ठीक है। अभी आपके पास Q1 है कितना है 10 है, Q2 है कितना है 3 है, डिवाइड बाई 2, और ये 1 ओवर एप्सिलॉन 0 ए की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे, वो कितना हो गया 4/7, ठीक है। तो चलो ये सॉल्व करने पे कितना होगा 60/7, ये मिल गया फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट 1, ओके, F21। और F12 अगर फाइंड आउट करना है तो कितना होगा, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इतना ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट है। A solid sphere having a uniform charge density rho and radius r is shown in a figure. A spherical cavity of radius r/2 is hollowed out. What is potential at point O? Okay, assuming potential of infinity to be 0. Okay, so over here in this problem, one sphere of radius r is given. Which consists of a cavity, a hollow spherical cavity of radius r/2. Okay, it is the O is the center of this sphere and its radius is capital R. Okay, so over here I can say, as r is the radius, okay, and its charge density is also given, charge density on this sphere is rho, so here we can say surface charge density
of wall sphere is rho is equal to charge, which is q, divided by its volume, which is 4 by 3 pi r cube. So charge on it is, we can say q is equal to rho into 4 by 3 pi r cube. Okay, now let's find the charge on this cavity which is hollowed out. Okay, so charge on cavity, अभी जब यहाँ पे से कैविटी कट हुई है तो उससे पहले इतने पोर्शन में कितना चार्ज हुआ होगा वो फाइंड आउट करना है. तो कितना होगा चार्ज ऑन कैविटी, स्मॉल क्यू ले लेते हैं. ठीक है, क्या होता है रो इंटू वी. तो रो आपके पास है यहाँ पे कितना है क्यू बाय 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम कितने का, ये जो इतना पोर्शन होलोड आउट करके निकाला है कैविटी है उसका वॉल्यूम, तो उसकी रेडियस r बाई 2 है. तो कितना होगा 4 बाई 3 पाई और उसकी रेडियस है r बाई 2 का क्यूब. ठीक है, चलो तो आप देख सकते हो 4 बाई 3 पाई 4 बाई 3 पाई कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से पे ये क्यूब अप्लाई करने पे कितना होगा r क्यूब बाई 8, r क्यूब भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक कैपिटल क्यू बच जाएगा. तो ये कैपिटल क्यू बाई 8, मतलब चार्ज ऑन कैविटी कितना होगा क्यू बाई 8 जितना होगा. ठीक है, चलो अभी चार्ज मिल गया है. ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. तो देखो पूरे की वजह से फाइंड आउट कर लेते हैं, पूरे स्फीयर की वजह से. उसमें ये कैविटी वाला जो पोर्शन है उसका चार्ज हमने फाइंड आउट कर लिया है. ठीक है, तो ये उतने पोर्शन की वजह से जो पोटेंशियल है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट ओ पॉइंट पे जो पोटेंशियल चाहिए वो मिल जाएगा. तो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू वॉल स्फीयर कितना होगा, we know that it is 3/2 times पोटेंशियल एट सरफेस होता है. ठीक है, जो हमने आगे भी बहुत बार इसको यूज़ किया है. ठीक है, तो ये 3/2 टाइम्स के क्यूब बाई क्या हो गया आर हो गया. तो पोटेंशियल एट सरफेस आपको याद रखना है, ये इक्वेशन क्या होता है, पोटेंशियल एट सेंटर क्या होता है 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट सरफेस. तो सरफेस पे है के क्यूब बाई आर. ठीक है, चलो अभी कैविटी की वजह से फाइंड आउट करते हैं वी एट पॉइंट ओ ड्यू टू कैविटी. चलो तो कैविटी के ऊपर चार्ज कितना है क्यू बाई 8 जितना है, और उसकी रेडियस कितनी है r बाई 2 है. ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करने पे कितना होगा के क्यू बाई ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 4r. ठीक है, तो पोटेंशियल नेट पोटेंशियल कितना होगा वो पॉइंट पे, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ इज लेट इट बी वी. तो वी क्या होगा, ये जो है स्फीयर की वजह से माइनस कैविटी की वजह से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कैविटी वाला उतना पार्ट, तो बाकी के पोर्शन का मुझे मिल जाएगा. तो पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर वॉल स्फीयर माइनस पोटेंशियल ड्यू टू कैविटी. अभी वॉल स्फीयर की वजह से कितना आया है 3/2 के क्यूब आर, इसका है 4 के क्यूब बाई 4r. तो के क्यूब बाई आर दोनों में से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, के को लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूब बाई आर. के क्यूब बाई आर कॉमन हो गया, यहाँ पे कितना बचा 3/2 माइनस 1/4. चलो तो ये कितना होगा 12 माइनस 2 मतलब 10 डिवाइड बाई 8 मतलब 5/4. तो इसको लिख देते हैं 5/4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूब बाई आर. ये इतना हो गया. अभी देखो मेरे पास जो ऑप्शन है वो किसके टर्म में है, डेंसिटी के टर्म में है. तो यहाँ पे चार्ज क्यू कितना है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब है, तो चार्ज क्यू की वैल्यू रख देते हैं. ये देखो 5 है, नीचे 4, ये 4 4 16, तो इसको 16 पाई एप्सिलॉन 0 आर लिख देते हैं. चार्ज क्यू की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, वो कितना है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जितना है. ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप देखो ये कैंसिल हो जाएगा 4 से. ठीक है, ये पाई भी आपका गया, यहाँ पे एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आर का 2 पावर बचेगा. ठीक है, तो न्यूमरेटर में कितना बचा है देखो आपके पास 5 बचा, रो बचा, यहाँ पे एक आर स्क्वायर बच गया है. ठीक है, डिनोमीटर में आपके पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ये हो गया 12, यहाँ पे एक एप्सिलॉन 0 बच गया है. तो आप लिख सकते हो कि आपका पोटेंशियल वी कितना हुआ 5 रो आर स्क्वायर अपन 12 एप्सिलॉन 0. ठीक है, तो आपका यहाँ से बोल सकते कि ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है करेक्ट है.